आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, उस्मान सैफ़ी से तो आपने कई कहानियाँ, कई किस्से सुने हैं, लेकिन एक बार फिर मैं जेल के जो अधिकारी महोदय मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, ये कहानी आज वो खुद सुनाएंगे। कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति जिस पर अपनी ही पत्नी को मारने का आरोप था, सारे सबूत उसके खिलाफ थे। कोर्ट ने सज़ा दी कि इस व्यक्ति को पूरी ज़िंदगी जेल के अंदर रहना है, सलाखों के अंदर रहना है। लेकिन उस व्यक्ति का व्यवहार बहुत अच्छा था। उस व्यक्ति को देखकर लगता ही नहीं था कि वो अपराधी भी हो सकता है। सर की पोस्टिंग थी मुजफ्फरनगर में, डिप्टी जेलर के तौर पर वहाँ तैनात थे। ये कहानी है हितेश कुमार की, जो कि मुजफ्फरनगर के सदर तहसील का गांव लगता है मखियाली, वहाँ का रहने वाला हितेश कुमार। कहानी क्या है और कहानी पे आएँ उससे पहले मैं बता दूँ, आज वो व्यक्ति सलाखों से बाहर है, सामान्य ज़िंदगी जी रहा है। एक बेटा है, एक बेटी है, और उसने संकल्प लिया है कि दोनों बच्चों को, यानी कि बेटे को भी और बेटी को भी, वो या तो खाकी वर्दी पहनाएगा या फिर वो फ़ौज में भेजेगा अपनी देश की हिफाजत के लिए। पूरी कहानी क्या है सुनते हैं मिजाजी लाल सर की ज़ुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार उस्मान जी। ये बंदी हितेश कुमार मुजफ्फरनगर के गांव मखियाली का रहने वाला था। अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में ये मुजफ्फरनगर जेल में निरुद्ध हुआ था। बंदी का व्यवहार, चाल चलन और उसका अनुशासन और जो अधिकारियों के प्रति जो उसमें आदर भाव था, वो देखने लायक था। बहुत ही आज्ञाकारी, जो भी कार्य उसको बता दीजिए पूरे मन से उसको पूरा करता था। मैंने उस बंदी के व्यवहार को देखा। देखने के बाद मैंने उसकी सारी घटना की जानकारी की, उसकी बैकग्राउंड का पता किया, तो मुझे ये लगा, हालांकि वो खुद तो ये बात कहता था कि साहब मैंने कुछ नहीं किया है, उसकी किसी तरह से मौत हो गई और वो केस मेरे ऊपर डाल दिया। मुझे भी ऐसा लगा कि जो इसका व्यवहार है, चाल चलन है और जो इसका टोटल जो व्यक्तित्व है, वो नहीं लगता है कि इसने अपनी पत्नी की हत्या की होगी। खैर, मैंने उसे अपने पास रख लिया कार्यालय के कार्यों के लिए, और धीरे धीरे समय बीतता गया। हमने उसके अपने सरकारी कार्य उससे कराते थे, किंतु उसी दरमियान उसको मुंह का कैंसर हो गया। मुंह के कैंसर की वजह से वो और टूटने लगा, दिनों दिन कमज़ोर होता गया। बीमारी का शुरुआत में पता नहीं लगा। उसे जेल के हॉस्पिटल में दिखाया, उसके बाद जिला अस्पताल भेजा, वहाँ से उसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली रेफ़र कर दिया गया। वहाँ उसकी जांच हुई। जांच में उसको मुंह का कैंसर डिटेक्ट हुआ। उसके बाद वो और भी ज़्यादा टूटने लगा। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि तुम परेशान मत हो, किसी भी तरह से तुम्हारा इलाज कराएंगे और तुमको सही कराएंगे। क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ऑपरेशन के लिए बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट होती है। हमने अपने सोर्सेज से उसका 10 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन करा दिया। उसके बाद जो समस्या आई वो बहुत मुश्किल थी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों ने उसकी कीमो कराने की बात कही, और कीमो में उन्होंने कहा कि इसको हम यहाँ एडमिट नहीं रख सकते हैं, आपको प्रतिदिन इसको हमारे सामने हॉस्पिटल में लाना होगा। मुजफ्फरनगर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी डेली तय करना और वापस जाना कीमो के बाद, ये हमारे लिए एक चुनौती थी, सुरक्षात्मक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी। किंतु हमने उस चुनौती को स्वीकार किया और हमने उसको महीनों प्रतिदिन मुजफ्फरनगर से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट भेजा। उसकी कीमो हुई। कीमो के बाद वो स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ था और शरीर में तमाम तरह की कीमो के बाद जो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उससे वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था। उसके सारे बाल झड़ गए थे। मुंह का ऑपरेशन हुआ तो मुंह की भी शक्ल ख़राब हो गई थी। किंतु उसको हमने हिम्मत बढ़ाए रखी और उसी बीमारी के आधार पर उसको
समय सज़ा पूरी होने के पहले छुड़ाने की कार्रवाई किया, प्रयास किया और शासन से उसको समय पूर्व रिहा करने का आदेश हुआ। रिहा होने के बाद वो बंदी अपने घर गया और काफ़ी स्वस्थ होने लगा धीरे धीरे। फिर जब वो स्वस्थ हुआ, स्वस्थ होने के बाद में उससे हमारा संपर्क रहा। उसने अपनी शादी किया। शादी होने के बाद उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, जिन्हें वो अपना आगे अच्छा इंसान बना करके सास की सेवा में भेजना चाहता है। देश की रक्षा कराने के लिए भी वो अपने बेटे को मिलिट्री में भेजना चाहता है। मेरा उससे अभी भी बराबर संपर्क रहता है और वो अपनी ज़िंदगी के लिए इतना शुक्रगुजार रहता है। और आज वो बल्कि वो ये कहता है कि यदि मैं साहब बाहर रहा होता तो शायद मैं इस कैंसर से जूझ नहीं पाता और आज शायद मैं इस दुनिया में नहीं होता। सर एक बात जैसे अभी आप कह रहे हैं कि उसको कीमो कराने के लिए एम्स में बोला गया कि हम इसे भर्ती नहीं कर सकते बल्कि इसको यहाँ आना पड़ेगा, तो क्या डॉक्टर को नहीं मालूम था ये कैदी है? हाँ, डॉक्टर्स को मालूम था कि वो कैदी है, लेकिन उनकी अपनी परेशानियां हैं, जगह की समस्या है, वहाँ बिस्तर की समस्या है, बहुत ऑल इंडिया से वहाँ मरीज आते हैं। तो उन्होंने अपनी असमर्थता दिखाई कि हमारे नियमों में ये नहीं है कीमो के लिए, क्योंकि वो गंभीर अवस्था नहीं है, मरीज हमारे हॉस्पिटल में आ सकता है, तो वो आपका सिर दर्द है कि आप उसे कैसे हमारे यहाँ रोज़ लाते हैं। नहीं, वाकई अपना आप में बड़ी दिलचस्प बात है कि किसी व्यक्ति को कोर्ट ये सज़ा दे दे कि आपको पूरी ज़िंदगी जेल के अंदर रहना है, सलाखों के अंदर रहना है। सलाखों का मतलब है कि सुधार गृह, यहाँ पर आदमी को सुधारने के लिए तो भेजा जाता है, लेकिन उसका व्यवहार से आपको पहले दिन से ही आपकी फ़र्स्ट मुलाकात कैसे रही, आपको याद है सर? वो बंदी था तो वो तो सारे अधिकारियों से मिलता था, अपनी बात कहता था। संभवतः और दूसरे जो अधिकारी थे उसकी बात शायद न समझ पाए हों, लेकिन जब उसने अपनी सारी कथा, पूरी कहानी आप बीती जब मुझे सुनाई, तो उसकी जो फेस रीडिंग थी, उसका जो एक सामान्य व्यवहार था, जो उसका मुझे मन टटोलने पर आभास हुआ, तो मुझे लगा कि ये एक नेक इंसान है। हो सकता है कि इससे किसी तरह गलती हुई हो या ना भी हुई हो, क्योंकि उसका साफ कहना था कि ये साहब मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। इसी आधार पर, क्योंकि हम चाल चलन के आधार पर बंदियों का वर्गीकरण करते हैं, उसको मैंने एक अच्छा इंसान मान के उसको अपने साथ रखा, उससे सरकारी कार्य लिए, तो उसने उन सरकारी कार्यों में भी पूरे मनोयोग से काम किया। कहीं भी उसकी किसी तरह की शिकायत नहीं आई, कभी किसी दूसरे बंदी से या स्टाफ से उसका कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। सभी बातों का और आदेशों का वो पूरे मन से पालन करता था। वाकई सर हमारे बराबर में बैठे हैं, नाम है मिजाजी लाल, फ़िलहाल जेल अधीक्षक की पोस्ट है, और ये कहानी थी मुजफ्फरनगर की। और मुजफ्फरनगर में उस टाइम आप डिप्टी जेलर रहे थे? जेलर रहा था। अच्छा, जेलर रहे थे। मैं बहुत सारी जो कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी में ज़्यादातर पुलिस की कहानी भी होती हैं, क्राइम की कहानी होती हैं, लेकिन एक आज इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ उन पुलिस वालों के लिए है, जो भी बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो स्टोरी सुनते हैं, देखते हैं। सर ने वर्दी पहन के एक व्यक्ति की जान बचाई, ना केवल जान बचाई बल्कि उसे एक नई ज़िंदगी जीने का भी एक मौका दिया। 2 बच्चे हैं जिनको वो फ़ौज में भेजना चाहता है। ऐसे ही जब आपके पास जांच आती है, आप किसी थाने या पुलिस चौकी में हैं या फिर किसी बड़े दफ्तर में हैं, कहीं भी हैं, आपको जिम्मेदारी मिलती है किसी की जांच करने की। कोई फरियादी आपसे मिलने के लिए आता है तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि ईमानदारी के साथ अगर आप अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, ईमानदारी के साथ चार्जशीट लगाएंगे, मुजरिम को पहचानेंगे, उसके आंसुओं को पहचानेंगे, उसके दर्द को पहचानेंगे, तो जाहिर सी बात है किसी बेकसूर आदमी को शायद सज़ा नहीं मिलेगी। और भारत का कानून भी तो यही कहता है कि भले चाहे 100 लोग गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी बेकसूर को सज़ा नहीं होनी चाहिए। नहीं, सज़ा नहीं होनी चाहिए। इसलिए
वर्दी का ख्याल रखते हुए और पूरी ईमानदारी के साथ लोगों के साथ न्याय करिए। आपको बहुत सारी दुआएं मिलेंगी, आपको बहुत सारे लोग आशीर्वाद भी देंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि सर का नंबर, मैं जो नंबर है सर का वो लास्ट में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, ताकि आपको अगर लगता है कि सर से बातचीत करनी चाहिए तो ज़रूर बात करें, क्योंकि 2 कहानी अब तक सुना चुके हैं। एक कहानी मिथुन की सुनाई थी, मिथुन को देखकर सर की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहानी वाकई बहुत दिलचस्प, लगभग सर 30 लाख लोगों ने उस कहानी को देखा था। और उस कहानी के बारे में दोबारा कुछ कहना चाहते हैं क्या? नहीं, ये वो तो आत्मसंतुष्टि मिलती है। व्यक्ति जेल से छूट गया, बेगुनाह था, बेवजह उसको सज़ा हो गई, और ये एक खुशी देता है कि वो व्यक्ति जेल से बाहर जा सका। और बाहर जाकर के भी वो, क्योंकि पहले 7,000 6,000 रुपये महीने की मजदूरी करता था, फैक्ट्री में काम करता था, आज वो एक आर्टिस्ट है और लाखों रुपए प्रति माह कमाता है और इज्जत की ज़िंदगी जीता है। समाज में उसकी एक इज्जत है, सम्मान है। ये मेरे लिए बहुत सुकून की बात है। उस खबर का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप देखिएगा। वाकई मिथुन की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। अभी तक सर हमारे प्लेटफॉर्म पर, यानी कि उस्मान सैफ़ी सफ़र पर, इससे चाहे वो यूट्यूब का रहा हो या फेसबुक का रहा हो, दोनों प्लेटफॉर्म पर अपनी आज दूसरी कहानी लेके आए हैं, और कहानी बहुत दिलचस्प है, ये भी और पहली वाली भी। आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।